So this plateauglossus arch usually found in your throat there ना, ये throat में होती है, लेकिन इसका फंक्शन मैं आगे चलूंगा तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये इंटरवीन करती है इन योर डेंचर बेस there. Then you have a sublingual salivary gland area. ये इस एरिया में ये जो आपका ग्लैंड नजर आ रहा है, दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड. ये अक्सर आप जब कॉम्पो से इंप्रेशन ले रहे होते हैं, मैंडिबुलर इंप्रेशन, उसमें आप ज्यादा पुश कर देते हैं टिश्यूज को नीचे, द फ्लोर ऑफ द माउथ को, तो आप इंक्रोच करते हैं ओवर दिस एरिया. अगर आप सही से फ्लोर ऑफ द माउथ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी मूवमेंट को, द टंग मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप पेरिफेरी बिल्ड करें या इंप्रेशन ले रहे हो, टंग को अपोजिट साइड पे मूव करें. लेफ्ट साइड का अगर आपने लिंगुअल सर्कस रिकॉर्ड करना है तो टंग को राइट साइड पे मूव करें, और अगर राइट साइड का करना है तो टंग को लेफ्ट साइड पे मूव करें, यानी साइड बाय साइड मूवमेंट कराएं टंग की. तो उसमें यू आर एबल टू नेगोशिएट विद दिस एरिया. बट इफ यू केप over extension in this area might lead to some dislodgement later on. Why? Because your floor of the mouth is very active during different functions, especially during the deglutition and speech there. तो आपका डेंचर डिसलॉज हो सकता है इसके अंदर. एक अभी मैंने आपको बताया था रिट्रोमाइलोहाइड या लिंगुअल पाउच एरिया जिसको हम कह रहे थे. दिस इज द एरिया. ये लिंगुअल साइड पर होता है नीचे की तरफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस एरिया में शॉर्ट रहते हैं, ये देखें दोनों साइड पे होता है, और यहाँ बायोलेटरली समटाइम्स यू वुड फाइंड द अंडरकट एज वेल. जब ये एरिया बहुत ज्यादा ओवर डेवलप, जिसको आप माइलोहाइड रिज कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा डेवलप होता है तो यहाँ आपको अंडरकट बड़ा महसूस होता है. ये भले ओवर डेवलप हो लेकिन शार्प नहीं होना चाहिए. अगर आप फिंगर रोटेट करें और ये शार्प हो आपका ये एरिया, तो समझ जाएं कि इस एरिया को आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी या रिलीव करना पड़ेगा. रिलीव इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस एरिया. तो इस एरिया को हम, ये जो माइलोहाइड रिज के पोस्टीरियर एरिया है, इसको कहते हैं रिट्रोमाइलोहाइड स्पेस. ये रिट्रोमाइलोहाइड स्पेस है आपका. रिट्रोमाइलोहाइड स्पेस इंपॉर्टेंस स्पेशली जब आपके पास एट्रोफिक रिज होती है, जब रिजॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपको इस एरिया में को इंगेज करना होता है, क्योंकि यहाँ आप देखें तो आपको अंडरकट्स मिलते हैं दोनों साइड पर. ये जो अंडरकट्स होते हैं, दैट वुड गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी टू योर प्रोस्थेसिस, स्पेशली इन केस वेयर यू हैव एट्रोफिक मैंडिबल, जहां बहुत ज्यादा रिजॉर्प्शन हुई हुई है, फ्लैट है जॉ, तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा रिटेंशन भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी. ना डेंचर आगे जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, समझ रहे हैं, ना राइट जाएगा. राइट जाएगा तो यहाँ की साइड इसको रेजिस्ट करेगी, लेफ्ट जाएगा तो यहाँ की साइड रेजिस्ट करेगी, इंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट नहीं हो. It's going to a total package for your retention and stability for your complete denture. This is the key to success for your prosthesis in atrophic mandibles. मुझसे अगर कोई पूछता है कि बहुत ज्यादा रिजॉर्ब रिज है, तो मैं उसे कहता हूँ that is easier to make a good prosthesis in atrophic mandible as compared to well-developed ridge cases. There well-developed ridge cases are difficult to deal as compared to atrophic ridges. आपको लगता है ऐसा होगा उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, रिटेंशन नहीं, उसमें छोटी छोटी चीजों पे अगर आप 2-3 चीजों को कर लें तो आपकी रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है. सो ये इसका जो पोस्टीरियर, इसकी बाउंड्री देखें तो क्या होती है. अगर आप लेटरली देखें तो मैंडिबल है, मीडियली देखें तो टंग है आपकी, पोस्टीरियरली देखें तो आपका एक कर्टन बनता है, मसल्स होते हैं. कर्टन जैसे हमारा पर्दा होता है घर का, इस तरीके का एक कर्टन बनता है जिसको कहते हैं रिट्रोमाइलोहाइड कर्टन. उसमें 2 मसल्स होते हैं, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल होता है और प्लेटोग्लॉसस मसल पीछे की तरफ. यहाँ पर फ्लोर जो होता है आपका, ये जो नीचे की तरफ फ्लोर है, वो आपका जो ये है इंटरनल रिज के ऊपर जो मसल है, माइलोहाइड मसल, वो फैब्रिकेट कर रहा होता है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है. सो ये रिट्रोमाइलोहाइड कर्टन इज नथिंग. ये पीछे की तरफ 2 मसल्स हैं जिसको हम कर्टन कह देते हैं. पीछे की तरफ पर्दा बनाते हैं डिस्टल साइड के ऊपर, इस स्पेस की बाउंड्री बनाने के लिए रिट्रोमाइलोहाइड की. सेकेंड एरिया इज दी सपोर्टिंग एरिया. सपोर्ट हमारे पास यहाँ क्या कहां से आएगी? ऑब्वियसली फ्रॉम द बोन एंड द ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज. तो वो जो बोन है आपकी, वो कहाँ है आपके पास? मैक्सिला में है एंड मैंडिबल में. मैक्सिला में जो आपका सपोर्टिंग एरिया है, वो 2 मुख्तलिफ बोन्स हैं. एक बोन का नाम है मैक्सिली या मैक्सिला, जिसके 2 प्रोसेसेस ये इस एरिया को बनाते हैं, और 2 प्रोसेस ये बाहर वाले एरिया जिसको आप मालार रीजन या चीक रीजन कहते हैं.
वो बनाते हैं। फिर यहाँ आपकी पैलेटाइन बोन है, द मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, ये एरिया को बनाती है। और ये जो मैं आपको आपकी थोड़ी देर पहले बताया था पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, वो ये है आपका पोस्टीरियर नेजल। तभी आपकी पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया ऐसा स्ट्रेट नहीं रखते यूं करके, इसको इसी शेप के अंदर रखते हैं जो एक क्यूपिड बेस शेप बन जाता है, इसी को फॉलो करते हैं। अगर आपको एनाटॉमी का पता होता है तो यू कम टू नो द शेप ऑफ योर पोस्टीरियर एरिया ऑफ योर सील देयर, तो आपको भी इस एरिया को इसी तरीके से ही रखना होता है। ये वो टेरिगोइड हेमुलस जो मैंने आपको बताई थी, ये टेरिगोइड हेमुलस है। ये वो डिप्रेशन है जिसको आपने टेरिगो मैक्सिलरी नॉच कहा था या हेमुलर नॉच कहा था। ये ट्यूबरोसिटी है आपकी सारी की सारी। यहाँ एक इंसिसिव फोरामेन होता है जिसको आप, जिसके ऊपर एक सॉफ्ट टिश्यू की बल्ब होती है, जिसको आप इंसिसिव पैपिला भी कहते हैं। यहाँ आपका ग्रेटन पैलेटाइन फोरामेन होता है इस साइड के ऊपर, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड मोलर के बीच के अंदर, यहाँ इस जगह पर। इस जगह पे किसी रिलीफ की जरूरत नहीं होती, यहाँ रिलीफ देते हैं। जब आप रिलीविंग एरिया में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि वो रिलीफ की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सेम एनाटॉमी को अगर आप ईडेंचुलस में देखें, दिस इज योर इंसिसिव पैपिला, दिस इज योर ट्यूबरोसिटी, यहाँ पीछे की तरफ आपकी नॉच बन जाती है, ये फ्रेनम है आपके, ये सारे वो एरिया जो अभी हमने डिस्कस किए। दिस इज ऑसियस बोन। मैंडिबल एक सिंगल बोन है, ये पूरा का पूरा एक, जब हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी इसकी तो वहां हमने पढ़ा था कि ये एक ही बोन है पूरी की पूरी। इसके डिफरेंट एरियाज हैं, सिम्फिशियल एरिया है, बॉडी है, एंगल है, रेमस है। देन दिस रेमस स्टैंड्स इनटू टू डिफरेंट प्रोसेसेस देयर, वन इज योर कोरोनाइड प्रोसेस एंड अदर इज कॉन्डेलाइड प्रोसेस। ये कॉन्डेलाइड प्रोसेस है, ये कॉन्डाइल नहीं है। कंडाइल, इसका सिर्फ टॉप पार्ट को हम कॉन्डाइल कहते हैं, विच आर्टिकुलेट्स विद योर पीटरस पार्ट ऑफ योर मैक्सिलरी बोन देयर। जहां ऊपर की तरफ ये जब मैक्सिलरी बोन में जहां जाके अटैच होता है, ये जो एरिया है इसका, इसको आप कॉन्डाइल कह सकते हैं। इस पूरे को कॉन्डाइल नहीं कहेंगे। दिस इज योर कॉन्डाइलाइट प्रोसेस। तो दीज आर दी सपोर्टिंग एरियाज। सपोर्टिंग एरियाज को दो में आप डिवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट जो आ रही है आपके पास, यानी रेजिस्टेंस टू योर फोर्स या बेयरिंग ऑफ योर फोर्स है, वो दो तरह के टिश्यूज को आप डिवाइड कर सकते हैं उसमें। एक वो टिश्यूज हैं जो प्राइमरी टिश्यूज हैं, जो कि फोर्स के लिए बने हुए हैं, इसलिए उनको हम प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज कहते हैं। उन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को या उन एरियाज को हम प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज कहते हैं। वो क्यों प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज हैं? क्योंकि उनकी बोन जो है वो हार्ड है, नंबर वन, यानी आपकी कॉर्टिकल बोन है। नंबर टू, वहां पर जो आपका म्यूकोजा अटैच्ड है वो फर्मली एडहेरेंट है, यानी वहां एरोलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज की ज्यादा नहीं है, फर्मली एडहेरेंट है वहां पर, यानी वो। और ऊपर जो उसकी एपिथेलियम है वो केराटिनाइज्ड है। और वो एरियाज हमेशा राइट एंगल पर होंगे, राइट एंगल टू योर जो फोर्स होगी आपकी, यानी अगर आपका क्लूजल फोर्स यूं है तो ये राइट एंगल पर होंगे, यानी ये फोर्स आपकी बिल्कुल राइट एंगल पर जो लगेगी, तो ये जो एरिया होगा आपका, दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया होगा। अगर ये एंगुलर हो जाएगा इस तरीके से तो फिर ये प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया नहीं रहेगा, भले यहाँ बोन हार्ड हो आपकी। तो दिस इज द वे हाउ वी कैटेगराइज द एरिया। सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया में ये क्वालिटीज नहीं होंगी जो मैंने अभी आपको बताई है। तो प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज कौन कौन से हैं हमारे पास? मैक्सिला में आपके पास रिजेस हैं, क्रेस्ट ऑफ द रिज, और फ्लैट पार्ट ऑफ योर पैलेट, पैलेट का वो हिस्सा जो फ्लैट है। लेबियल एंड बक्कल सरफेसेस ऑफ योर रिजेस, वो इतनी ज्यादा आइडियली, सॉरी, द प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया इन मैंडिबल इज योर बक्कल शेल्फ एरिया। वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि बक्कल शेल्फ एरिया कहां पर होता है, रिजेस होती हैं। और एक एरिया में अभी आपको पीछे भी बता के आया हूं, रिट्रोमोलर पैड का 2/3, नई बुक में, नए एडिशन में, वो भी प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया है। मैंने आपको बताया वहां पर आपका बोन आइडियल है, वहां पे सॉफ्ट टिश्यू आइडियल है, केराटिनाइज एपिथेलियम होती है, वहां पर कंप्रेसिबिलिटी भी आइडियल होती है, बोन भी अच्छी होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, और वो राइट एंगल पर होता है फोर्स जो आपके एलिवेटर मसल्स हैं उनसे। तो इसलिए वो भी प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, ये अपने आप नोटबुक में इसको रिकॉर्ड कर लें। Secondary stress bearing areas are not at right angle to your masticatory forces, and their mucosa might not be ideal, their bone might not be ideal there. वो कौन कौन से एरियाज हैं? मैक्सिला के अंदर आपके रूगीज वाला एरिया, एंटीरियर लैटरल पैलेट जो होती है आपकी, lateral slope of your palates, labial and buccal surfaces of your ridges. इन मैंडिबल में ridges जो होती हैं आपकी, वो सारी की सारी सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग जो उसके स्लोप्स होते हैं।
टॉप पार्ट जो होता है प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया होता है, जो उसके स्लोप्स आते हैं साइडों में वो सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरियाज होते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरियाज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ये है फ्लैट पार्ट ऑफ योर पैलेट। यहां अगर आप देखें तो ये रूगीज हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है। ये जो रिज का टॉप पार्ट है ये प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है, ठीक है। लेकिन जो इसके स्लोप्स हैं यहाँ और यहाँ, ये सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग है। तो एक ही जगह पर आपको एक ही स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट बिहेवियर्स मिलते हैं टिश्यूज के। तो क्या इसका फायदा होता है? दिस एरिया आइडियल फॉर योर फोर्स ट्रांसमिशन। तो यहाँ आप किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं देंगे कभी भी। हाँ, अनफॉर्चुनेट है, आप यहाँ पर आपका टॉरस बन जाता है, पैलेटाइन टॉरस आ जाती है आपकी, तो आपके पास ये जो प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है उस केस के अंदर। ये रेजिडुअल रिजेस की स्लोप्स हैं जो दिखाई हैं मैंने। दिस इज कॉल्ड बकल शेल्फ एरिया। ये जो नीली सी आपको लाइन नजर आ रही है यहाँ पर, ये मैंडिबल है, ठीक है। ये रिट्रोमोलर पैड वाला एरिया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, यही वो जगह है। और इसके बाहर का जो एरिया नजर आ रहा है यहाँ तक, बक्कल फ्रेनम तक, ये सारा का सारा प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है। यानी जहां से लिंगुअल स्लोप नीचे जाता है वहां से आपकी सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया शुरू हो जाती है। यहाँ ये सारा का सारा, ये टॉप पार्ट और इवन यहाँ बाहर का जो स्लोप है, ये भी सारा प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया, इसको कहते हैं बक्कल शेल्फ एरिया। यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज होती है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ नीचे वाली फिगर में जहां मैंने एरो किया है, ये दिस इज योर एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज। तो यहां से लेके ये पूरा का पूरा, और यहाँ जहाँ लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट है, ये सारा एरिया आपका प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया, जिसको आप बक्कल शेल्फ एरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बोन भी आइडियल है, यहाँ मिकोजा भी आइडियल है, और ये राइट एंगल पर है टू योर एलिवेटर मसल्स देयर। सेम अगेन, अब यहाँ पे भी देखें, दिस इज, ये सेम ही है बक्कल शेल्फ एरिया, उसको दोबारा हाईलाइट किया हुआ है। दिस इज द एरिया ऑफ योर, यू नो, द कंसर्न फॉर योर स्ट्रेस ट्रांसमिशन देयर। अब इसमें इसकी बाउंड्रीज भी उन्होंने मीडियली जो है क्रेस्ट ऑफ योर रिज है, यानी यहाँ पर जो है आपका क्रेस्ट आ जाता है एल्वियोलर रिज का, डिस्टली आपका रिट्रोमोलर पैड आ जाता है, मीजियली आपका बक्कल फ्रेनम आ जाता है, मैंने आपको बताया बक्कल फ्रेनम तक आता है, लेटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज, यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज आ जाती है। तो दिस एरिया इज प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग। तो मैंडिबल में इस एरिया को कभी भी आप स्पेसर नहीं लगाएंगे। यहाँ आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फोर्स आपकी ट्रांसमिट हो जब आप इंप्रेशन ले रहे हैं। दिस इज दी सेकेंडरी स्पेस, वही मैंने आपको बताई हुई है पहले, रूगीज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्लोप्स ऑफ योर रिजेस हैं, ये सारे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ट्यूबरोसिटी है आपकी, ये भी आपकी सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया में आती है। रिलीव एरियाज वो एरियाज हैं जहां फोर्स नहीं देंगे, बिकॉज दीज टिश्यूज आर वेरी फ्रेजाइल, they are not resistant to resorption there, or carrying some of the anatomical structures which are not capable of bearing the forces, ठीक है। जैसे कि एक मिसाल है इंसिसिव पेपिला की। इंसिसिव पेपिला को ऑलवेज हम रिलीव करेंगे। यहाँ आप जब ट्रे बना रहे होंगे, सेल्फ क्योर की प्लेट बनाएंगे सेकेंडरी इंप्रेशन के लिए, तो आप यहाँ पर वैक्स रख देंगे पहले मॉडल के ऊपर, ताकि गैप आए। प्लेट यहाँ पर तो कांटेक्ट में होगी टिश्यूज के साथ, लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं होगी, गैप होगा प्लेट में। वो वैक्स आप निकाल देंगे तो गैप हो जाएगा। तो जब आप इंप्रेशन लेंगे तो इस जगह पर वो इंप्रेशन मटेरियल फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, यहाँ नहीं लगाएगा। तो ये रिलीविंग एरिया बन जाएगा आपका। ये रिलीविंग एरिया क्यों है? इस वजह से कि क्योंकि यहाँ जो नर्व निकलती है बाहर फोरामेन से, वो गार्डेड नहीं है बाय सम स्लिट ऑफ योर बोन देयर डायरेक्ट। यानी यहाँ ये मिसाल के तौर पर आपका यहाँ से ये नर्व निकली और डायरेक्टली बोन के ऊपर आ गई, तो अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगी, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज होगा और नमनेस भी होगा इन योर लेफ्ट एरिया देयर। सो वी नेवर वांट, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जब नर्व निकलती है तो वहां एक स्लिट बनी हुई होती है बोन के अंदर ही, जो दैट हार्बर्स योर नर्व एंड ब्लड वेसल्स। तो अगर आप यहाँ फोर्स लगाते भी रहें तो वो नर्व उस कंपार्टमेंट के अंदर है, बोन के, गार्डेड बाय योर बोन देयर। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू गिव रिलीव इन दिस एरिया। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के एरिया में आपको जरूरत नहीं है रिलीफ देने की, लेकिन यहाँ आपको रिलीफ देने की जरूरत है।
सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। इंसिसिव पेपिला की बहुत सारी सिग्निफिकेंसेस हैं, जिस जिस चैप्टर में हम जाएंगे ये लैंडमार्क आपका यूज होगा। जब हम इंप्रेशन करेंगे तो इसको रिलीफ देंगे, जब हम सिलेक्शन करेंगे तो ये काम में आएगा, सिलेक्शन ऑफ योर टीथ में, जब हम अरेंजमेंट ऑफ टीथ करेंगे तब भी ये काम में आएगा, जब हम वर्टिकल डायमेंशन लेंगे तब भी ये काम में आएगा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जितने भी स्टेप्स आएंगे कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन के, ये इंसिसिव पेपिला आपके काम में आएगा। और ये आपको पता है कहाँ होता है, दो सेंट्रल इंसिजर्स इससे 7 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर आगे होते हैं। जो दो सेंट्रल इंसिजर होते हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम दिस इंसिसिव पेपिला एंटीरियर पोस्टीरियर या जो लीनियर डिस्टेंस होता है वो 7 to 10 मिलीमीटर, डिफरेंट स्टडीज में डिफरेंट रिकॉर्डेड है ये। फिर ये आपकी एक मिड पैलेटल रैफी, जहां पर जंक्शन होता है दोनों शेल्फ्स का ऑफ योर बोन्स, ये एरिया होता है आपका रैफी का एरिया, या आप जिसको सूचर एरिया कहते हैं। इसको भी रिलीफ करना होता है। इसको क्यों रिलीफ करना होता है? क्योंकि यहाँ बोन जो है वो आइडियल नहीं है, क्योंकि ये जंक्शन है बिटवीन टू शेल्फ्स ऑफ योर बोन्स देयर, तो यहाँ बोन सॉफ्ट होता है। अगर आप यहाँ फोर्स देते हैं तो ये रिजॉर्व कर जाती है ये जगह। अगर आप डेंचर पहनाएंगे पेशेंट को और इस जगह को रिलीव नहीं करेंगे तो यहाँ पर रिजॉर्प्शन जल्दी हो जाएगी एज कम्पेयर टू दीज एरियाज। तो यहाँ जब रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ से सपोर्ट खत्म हो जाएगी, सारा का सारा फोर्स आपका वो इन जगहों पर जाना शुरू हो जाएगा। वी डोंट वांट दिस रिजॉर्प्शन देयर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी डेंचर जो प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं करता, इट्स गोइंग टू बी यू नो this is not ideal for our case as far as being a prosthodontist we are concerned. तो हमें हमेशा इस एरिया को रिलीफ देना है। Then you have a fovea palatini. ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको पैलेट पे मिलता है। यहाँ अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो दो आपको पिन पॉइंट आपको डिप्रेशन से नजर आएंगे। ये डिप्रेशन नजर आएंगे पेशेंट के मुंह में, और जब आप इंप्रेशन लेंगे तो आपको उभार यानी पिन पॉइंट एक मास सा नजर आएगा छोटा सा। वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसफर ओवर योर मॉडल, वेरी डिफिकल्ट। आपका इंप्रेशन की क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका मटेरियल, इंप्रेशन मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। एंड इवन वेरी डिफिकल्ट टू सी इन पेशेंट्स माउथ देयर। आपको पहले गॉज लेके इस पूरे एरिया को साफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रॉपी सिलाइवा होता है, फिर देन ट्राई टू लोकेट दिस एरिया। ये है क्या चीज? इस पे डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज दैट के दिस इज द कॉलेंस ऑफ योर माइनर सैलिवरी ग्लैंड डक्ट्स। ये यहाँ पर आपके जो आपका सॉफ्ट पैलेट एरिया है, यहाँ पर आपको माइनर सैलिवरी ग्लैंड ज्यादा मिलते हैं, उनकी डक्ट्स की कॉलेंस है ये। तो इस वजह से इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप इससे पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया को कंफर्म करते हैं। अगर आप इससे 1-1.5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर आगे हैं तो समझ जाएं आपकी पोस्टीरियर पैलेटल सील इज गुड इनफ देयर। So this is the clinical significance. This will help you out to mark the vibrating line. जब आपने ये लाइन मार्क की और फिर आपने देखा कि ये जो मार्क है आपका फोविया पैलेटिनी वो इसके साथ ही है, क्लास भी शुरू होगा है। That means के you are in a right area there. So this is the, बस ये हम आखिरी स्लाइड कर रहे हैं, फिर इसके बाद एंड अप करते हैं। The relieving area for your mandible there, genial tubercle, mylohyoid ridge if it is sharp, normal cases में नहीं करेंगे रिलीव उसको। crest of your knife edge ridge, जब रिज आपकी ऊपर से नाइफ एज की तरह है just like this, तो आप उसका टॉप पार्ट को रिलीव करेंगे, अदरवाइज the denture is going to cause trauma to your top part of your ridge there. Then your mental foramen, अब mental foramen का भी अभी हम देखते हैं, और any sharp bony prominence, जैसे कि आपके ये टॉरस वगैरह हो जाते हैं, मैंडिबुलर टॉरस, जो टॉरस पैलेटिनी एंड मैंडिबुलर टॉरस जो होते हैं। अब आपका ये है जीनियल ट्यूबरकल इन अ डेंटेड पेशेंट, लेकिन ईडेंचुलस पेशेंट में जब रिजॉर्प्शन होती है इट कम्स टू लाई अ मोर सुपीरियर पोजीशंस देयर। तो ये बहुत शार्प होती है ये जगह नॉर्मली, तो इसको आपने रिलीव करना होता है। सिमिलर इज द केस ऑफ योर इंटरनल ऑब्लिक रिज, जिसको आप माइलोहाइड रिज भी कहते हैं। अगर आप फिंगर रोटेट करके देखें, अगर ये शार्प महसूस हो रही है तो आपको रिलीव करना होता है इस एरिया को। देन यू हैव अ मेंटल फोरामेन, यह देखें मेंटल फोरामेन, बेटा बस 2 मिनट सब्र करो, ये राइटिंग नहीं करो इसके ऊपर, बस खत्म कर रहे हैं इसको।
ये देखें मेंटल फोरामेन डेंटल पेशेंट के अंदर हाफ वे होता है, ऊपर से नीचे देखें सुपीरियर इंफीरियरली देखें हाफ वे होता है इन बिटवीन टू प्रीमोलर्स। लेकिन जब दांत की एक्सट्रैक्शन कर देते हैं तो रिजॉर्प्शन इतनी ज्यादा होती है कि समटाइम इट कम्स टू लाई और एट द टॉप पार्ट ऑफ योर रिज देयर। यहाँ देखें इस तरफ लेफ्ट साइड पर जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये मेंटल फोरामेन है आपका। तो इस एरिया को आपको रिलीव करना होता है। अगर आप इसको रिलीव नहीं करेंगे, प्रेशर आएगा यहाँ, अगेन सेम सिम्टम्स विल डेवलप इन योर इंटीरियर लोअर लिप देयर, नमनेस होगी या ब्लेंचिंग ऑफ म्यूकोजा होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई देयर। तो इसको आपको रिलीव करना है। देन यू हैव अ टोरस मैंडिबुलरिस, ये नॉर्मली बायलैटरल होते हैं इन केस ऑफ मैंडिबल। मैंने जितने केसेस देखे हैं ज्यादातर बायलैटरल मिलते हैं, लेकिन इट कुड बी पॉसिबल दैट माइट बी यूनिलैटरल। तो अगर ये बायलैटरल हैं और स्मॉलर साइज टू मीडियम साइज हैं तो आप रिलीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इस साइज का जैसा यहाँ नजर आ रहा है और कंप्लीट डेंचर बना रहे हैं आप, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको इसको सर्जिकली एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू मेक अ गुड प्रोस्थेसिस इन पेशेंट्स। बाकी इंशाल्लाह इसको फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।